अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ लगाने से दुनिया भर में खलबली मची हुई है। भारत भी इसे अछूता नहीं है। ट्रंप ने अमेरिका पहुंचने वाले भारतीय उत्पादों पर 26% का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन भारत यूएस के टैरिफ के खिलाफ काउंटर टैरिफ नहीं लगाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्यों किया है। क्या भारत अमेरिका के टैरिफ पर चाणक्य वाला कोई खास प्लान तैयार कर रहा है? टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की योजना क्यों नहीं बना रहा है? क्या ट्रंप टैरिफ में भारत के लिए बड़ा अवसर छिपा हुआ है? इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या भारत भी अमेरिका पर लगाएगा जवाबी टैरिफ? टैरिफ पर चाणक्य वाला भारत का आखिर क्या है प्लान? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ के बाद दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। चीन के उलट भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जवाब टैरिफ से नहीं देगा। आखिर भारत क्यों खामोश है और भारत सावधानी क्यों बरत रहा है? तो इसका जवाब भी आपको सुनना चाहिए। भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को महत्व देता है और किसी भी तरह के व्यापारिक तनाव से बचना चाहता है। भारत का मानना है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। भारत सरकार के एक अधिकारी ने अमेरिका और भारत के बीच एक समझौते के लिए चल रही बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि भारत ट्रंप की ओर से आयात पर लगाए गए 26% टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रहा है। ये जानकारी रॉयटर्स ने एक केंद्रीय अधिकारी के हवाले से दी है। ट्रंप के टैरिफ बम ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया है, लेकिन भारत ने काउंटर टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया और उसने ताइवान और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ ये स्टैंड लिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन की तरह यूरोपीय कमीशन भी बदले की कार्रवाई में अमेरिकी उत्पादकों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। पीएम मोदी ने ट्रंप को अपने पाले में करने और टैरिफ से बचने के लिए हाल में ही कई कदम उठाए हैं, जिसमें हाई एंड बाइक और बार्बन पर टैरिफ को कम करना और डिजिटल सेवाओं पर टैक्स हटा दिया जाना है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में गूगल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका असर अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों पर पड़ता है। ट्रंप के फैसले से भारत को दो बड़े फायदे होंगे। पहला, क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सस्ता होने से भारत को बड़ी बचत होगी। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया तेजी से मजबूत हुआ है। ये दोनों बदलाव भारत के हित में हैं। इससे भारत के लाखों करोड़ों की बचत होगी। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि सेमीकंडक्टर, तांबा और फार्मास्यूटिकल्स को अमेरिकी टैरिफ से छूट दी गई है। भारत अमेरिका में लगभग आधी जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो पार्ट्स, रत्न और आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात प्रभावित हो सकता है। भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन भारत सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच कई किस्म के तालमेल हैं। अमेरिका तकनीकी रूप से अत्यधिक कुशल है, जबकि भारत के पास प्रशिक्षित कर्मचारियों की फौज है। अमेरिका में स्टार्टअप की मजबूत व्यवस्था है, भारत की स्टार्टअप संभावनाएं भी बेहतर है। यानी दोनों देश अर्थव्यवस्थाओं के एक दूसरे के पूरक हैं। भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाओं को देखें तो भारत इसे एक बड़े आर्थिक अवसर में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत की प्लानिंग क्या है। अश्विनी महाजन, राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच, संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ, और अमित तिवारी, इकोनॉमिस्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं संजीव जी का रुख करूंगा। संजीव जी, क्या भारत की स्ट्रैटेजी है अगर हम काउंटर टैरिफ नहीं कर रहे हैं तो? देखिए विवेक जी, भारत पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इस रेसिप्रोकल टैरिफ की जो नीति है, इसको बहुत ही संतुलित तरीके से धैर्य से डील कर रहा है। और भारत जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जो नई नीति है, इसको लगातार रिव्यू कर रहा है। यद्यपि कि भारत ने कोई इसके संदर्भ में अभी कोई स्ट्रांग जो मेजर्स नहीं लिए हैं, लेकिन जो भी आने वाले समय में इस पूरे टैरिफ को रिव्यू करने के बाद भारत जो भी निर्णय लेगा उसमें अपने राष्ट्रीय हितों को हम सर्वोपरि रखेंगे
और जाहिर है कि भारत चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो विदेश नीति का कोई भी विषय हो, रक्षा नीति हो, सब में एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही कार्य करता है। लेकिन भारत ये अवश्य चाहेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो सशक्त बने, मजबूत बने, और उसके ऊपर इस तरीके की जो अमेरिका की जो बहुत ही ज्यादा आत्म केंद्रित जो नीति है उसका कोई बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव न पड़े। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ तो जरूर इम्पोज कर दिया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो अमेरिका की इकोनॉमी को ही भुगतना पड़ रहा है। आने वाले समय में अमेरिका की इकोनॉमी और भी ज्यादा इसके रिपरकशंस उसके लिए गंभीर होंगे, और ऐसे में इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने निर्णयों में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने ये जो टैरिफ लगाया, वो पहले तो कह रहे थे कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे जैसे को तैसा, लेकिन उन्होंने औसतन 50% तक की टैरिफ को ही लगाया है, और भारत के जो फार्मा सेक्टर को इससे अलग रखा है। इसी तरीके से जो आने वाले समय में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जब इस बात का एहसास होगा कि उनकी जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इस टैरिफ के संदर्भ में है, उसमें कॉस्ट उनको ज्यादा अदा करनी पड़ रही है, कीमत ज्यादा चुकानी पड़ रही है और बेनिफिट कम हो रहा है और अदर नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में वो अपने निर्णयों को रिव्यू करने से नहीं चूकेंगे। जैसे कि एक बिजनेसमैन का जो माइंड सेट होता है, जब वो नुकसान में जाता है तो अपनी नीतियों में बदलाव करता है, अपने अप्रोचेस में बदलाव करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस बात की अपेक्षा है कि वो अपनी नीतियों में जब उनको बड़े नुकसान का एहसास होगा, जो कि निसंदेह होगा, तो ऐसे में वो कुछ बदलाव अवश्य करेंगे। तो ऐसे में मैं इस बात का भी मेरा अनुमान है कि वो अपनी नीतियों में एक बदलाव ला सकते हैं। आने वाले समय में अनेक यू टर्न्स भी कर सकते हैं, और वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आना चाहेंगे। जो भी राष्ट्र इसको रिटेलिएट करने जा रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रस्ताव रखेंगे, और इस प्रक्रिया में और फिर जो है वो अपने नीतियों में परिवर्तन भी ला सकते हैं। भारत की रणनीति क्या है? भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में बहुत धैर्य के साथ काम कर रहा है। जितने भी बड़े बिजनेस घराने हैं या फिर जो लोग अमेरिका के साथ ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, उनको भारत एड्रेस कर रहा है। 26% वो कहाँ से मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, भारत सरकार इस पर भी नजर रख रही है। अमित तिवारी जी का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर। अमित तिवारी जी, भारत क्या सोच रहा है, भारत क्या करने जा रहा है? अजीत भाई नमस्कार, आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। तो एज एन इकोनॉमिस्ट कुछ मैं नंबर्स देना चाहता हूं। तो जैसे इंडिया जो है वो लगभग $89.8 बिलियन यूएस को एक्सपोर्ट करता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और जिसमें कि जो ऐसा अंदाजा है कि $5.76 बिलियन जो हमारा ट्रेड है वो हिट होगा, जिसमें से सबसे ज्यादा जो हिट होगा वो फिशरी आइटम्स होंगे 20% के आसपास, आयरन स्टील होगा 18% के आसपास। हम लोग गोल्ड करते हैं लगभग $11.9 बिलियन का एक्सपोर्ट, वो लगभग 15.3% का हिट करेगा। तो इस तरीके से कुछ जगह पे हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जैसे टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल में हम लोग, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश में, चाइना में, कंबोडिया में उन्होंने ज्यादा टैरिफ लगाया है, जहां पर कि कंपेरेटिवली वी आर बिट चीपर, तो हम लोगों के लिए वो थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि अपने लिए, इंडिया के लिए खासकर ये निगेटिव है, और हम लोग बहुत ही टाइट रोप में हैं, क्योंकि हमारा यूएस एक फ्रेंडली नेशन है। हम लोग बहुत उसमें कोई रेसिप्रोकल नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते हैं। तो अभी जो आपका जो क्वेश्चन था कि इंडिया इतने समय क्या कर सकता है, तो इंडिया भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो ये जो बीटीए है, जो बाईलैटरल जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस के साथ, उसको हम लोग अभी फाइनल जो है वो कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग इसमें जा सकते हैं। और प्रॉब्लम तो देखो ग्लोबली आई है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक रिस्क है, हर कंट्री पे लगा हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया, सारे के सारे पे लगा हुआ है। हम लोग भी इसमें बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो अभी वेट एंड वॉच है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे चीजें मूव कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से हम लोग मूव करेंगे। हालांकि हिट तो होगा, और लगभग 6.41% का ऑन एन परसेंटेज टर्म 6.41% का जो है हमें ट्रेड हिट होने वाला है 2025 में, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो। ठीक है, अश्विनी महाजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। आप क्या कहेंगे इस रेसिप्रोकल टैरिफ पर जो भारत पे लगाया गया है, और इसका इंपैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं उनको हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देख सकते। हमें देखना पड़ेगा कि अमेरिका के साथ व्यापार में हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। उन कंपटीशन में यदि हम देखते हैं तो चीन भी हमारा कॉम्पिटिटर है, और बांग्लादेश भी है, वियतनाम भी है,
और ऐसे में हमें ये भी देखना होगा कि कौन सी कमोडिटीज हम वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा हिस्सा अभी कितना है और वो हिस्सा कितना बढ़ सकता है। मैं यहाँ पर एक सिल्वर लाइन के रूप में इसको देखता हूँ कि जैसे एग्रोकेमिकल्स के बारे में विशेषज्ञों की राय आई कि ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनको लाभ होने वाला है, क्योंकि उनको ज़्यादा बड़ा मार्केट मिलेगा। इसी प्रकार से अभी वियतनाम की बात आई कि जूते जो वियतनाम से एक्सपोर्ट होते हैं वो भारत को कितना बड़ा उसका फायदा हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के हम ये इसको रिलेटिव फॉर्म में देखते हैं। ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है कि हमारे ऊपर 26% लगा दिया, चीन पर 34% लगा है। तो ऐसे में और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ध्यान चीन से अपने आयातों को कम करना और अपने घाटे को पूरा करना, ये कम करना, यह उसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसको हमें एक दूसरे तरह से भी सोचना पड़ेगा कि जैसे भारत सरकार उस पर अभी रिटेलिएट नहीं कर रही है, उसका कारण है कि जो रिटेलिएट करेंगे उनको कौन सा लाभ होने वाला है। अगर हम रिटेलिएट नहीं करते हैं और हम अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं, जैसे कि भारत सरकार बात कर रही है नई बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर, और ये भी समझना होगा कि अभी मल्टीलैटरलिज्म समाप्त हो रहा है, WTO नीचे जा रहा है, WTO के समाप्त खात्मा अभी बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है। तो ऐसे में नई रचना क्या होगी, उस नई रचना में हम बायलैटरल एग्रीमेंट्स अलग अलग देशों के साथ करेंगे, वो भी देखना होगा। यूरोप के ऊपर भी प्रभाव पड़ा है और यूरोप के लोग, अब यूरोप के देश पहले हमारे साथ किसी भी प्रकार के समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते थे, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं होते थे। आज वो ये कह रहे हैं कि हम भारत के साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स के मामले में और डिफेंस के लिए भारत को एक बहुत बड़े एक ग्लोबल वैल्यू चेन के रूप में वो देखते हैं। यानी कुल मिलाकर के हमें इस जो अभी हाल फिलहाल में जो चिंता व्यक्त की जा रही है उससे बाहर आते हुए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के रूप में सोचना पड़ेगा। और उसके आधार पर यानी कि अश्विनी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपदा में अवसर की तरह भी है, अगर इसको वाइस वर्सा देखा जाए, क्योंकि बांग्लादेश, दो पड़ोसी ले लीजिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश पर 37% का टैरिफ लगाया गया है, पाकिस्तान पर 29% का टैरिफ लगाया गया है। यानी जो चीज़ें बांग्लादेश से अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रही थी, अगर वो भारत से होंगी तो भारत से थोड़ी सस्ती पड़ेगी, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। आप एक देखिए कि 34% जब भी किसी पर टैक्स लगता है, टैरिफ लगता है, तो $100 का सामान अमेरिका में 134 रुपये का मिल रहा है। किसी पर 26% लगता है तो $100 का सामान $126 में मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर के दोनों के बीच में यदि कंपैरिजन करना होगा तो जो अमेरिका का कस्टमर कौन सा खरीदेगा, वो भारत का सामान खरीदेगा। ऐसे में इस सारे विषय को हम उस प्रकार से विचार करें। और मैंने बहुत सारे CEO से हमारी बातचीत हुई है, हमारे टेक्सटाइल के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, गारमेंट्स के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, केमिकल के लोगों से हमारी बातचीत हुई है, और उन सब को वो बहुत आशावान हैं। और ये जो आज जो शेयर बाजार नीचे गया है उसके बारे में बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शेयर बाजार पूरी दुनिया भर के जो शेयर बाजार नीचे गए हैं उसके कारण नीचे गया है। हमारे यहाँ लगातार जब से ट्रम्प साहब ने डिक्लेयर किया था कि हम अपने टैरिफ बढ़ाएंगे, अमेरिका में शेयर बाजार नीचे जा रहा था और हमारा शेयर बाजार ऊपर जा रहा था। इस बात को हमें रेखांकित करके विचार करना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर एक कमेंट जल्दी से संजीव जी का चाहूंगा। संजीव जी, ये आपदा में अवसर की तरह है। देखिए यार, निसंदेह इसका जो अगर रिलेटिव टर्म्स में देखें, जैसा कि अश्विनी जी ने कहा, तो ऐसे में निसंदेह हमें फायदा होगा। और जहां जहां टैरिफ ज्यादा लगाए गए हैं उनकी जो तुलना में तो भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते बिकेंगे अमेरिका में। तो ये जाहिर है कि एक और करेंसी वैल्यू भी भारत की ज्यादा है, उनकी कम है। लगभग ₹1.5 के आसपास बांग्लादेश और ₹2.25 के आसपास पाकिस्तान है, और उनका टैरिफ भी हमसे काफी ज्यादा है। पाकिस्तान 29% पे है, बांग्लादेश 37% पे है। जी, वही बांग्लादेश जिसकी की के द्वारा बहुत ही बड़ी मात्रा में जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल्स का, जो गारमेंट रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज का एक बहुत ही बड़ा जो है इम्पैक्ट बांग्लादेश का रहा है पूरे वर्ल्ड मार्केट में।
अमेरिका में भी सबसे बड़ा जाता है बांग्लादेश के माध्यम से। तो ये ऐसे में जो अमेरिका में जो भारतीय वस्तुएं हैं, भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको फायदा होगा। और लेकिन मैं ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं कि पूरे विश्व इकोनॉमी पर और पूरे अमेरिका की इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये जो नीति है इसका जो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव अमेरिका की अपनी स्वयं की इकोनॉमी पे पड़ने जा रहा है। अमेरिका की जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी है वो उससे बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है और डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया इससे तेज हो सकती है। पूरे विश्व में एक नए तरीके के अलाइनमेंट्स बन सकते हैं और जैसे राष्ट्र जो कि कभी अमेरिका के कंपटीटर के तौर पर और चाइना को एक चैलेंज के तौर पर देख रहे थे, वो अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने जो आपको रीअलाइन कर सकते हैं। चाइना के साथ भी किसी तरीके की ग्रुपिंग्स में जा सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरी अपनी नीति को लेकर के पूरे फिर से विचार करने की आवश्यकता है कि इस तरीके की अगर वो नीति लाते हैं तो जाहिर है कि इससे अमेरिका की जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो इकोनॉमिक इमेज है, उसकी जो स्ट्रेटेजिक इमेज है, सभी के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो कि पूरे विश्व के लिए अच्छा नहीं है। अमेरिका जो कि विश्व का एक जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ा इसका इम्पैक्ट जो है, हालांकि अश्विनी जी कह रहे थे कि भाई शेयर मार्केट पे जो इम्पैक्ट है वो उससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अमेरिका के बाजार से अभी खबर आ रही है कि भाई जो नैस्डैक है वो 6% गिरावट के साथ खुला है, डाउ जोन्स में भी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। क्या और इसका सबसे बड़ा खराब 5% डाउ जोन्स से खबर है बाजारों पर पड़ा है। जी संजीव जी कुछ कह रहे हैं, संजीव जी उसके बाद अमित जी के बाजार। संजीव जी जी, इसका जो सबसे नकारात्मक प्रभाव है वो अमेरिका की इकोनॉमी को ही भुगतना पड़ेगा, ये बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच है, जाहिर है कि विश्व ने अमेरिका की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा स्थान दिया था और आप जब एक इतने बड़े और सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऑलरेडी पूरे विश्व में आपका एक डोमिनेंस है, डॉलर का एक डोमिनेंस है और आप एक अफ्रीका के लो एंड मिडिल इनकम कंट्री जैसा व्यवहार करेंगे, इतने ज्यादा रेसिप्रोकल होकर के व्यवहार करेंगे, इतने आत्म केंद्रित होकर के व्यवहार करेंगे, तो उससे फिर आपके ऊपर जो ट्रस्ट का जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा और जो क्रेडिबिलिटी जो है उससे प्रभावित होगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो जाहिर है कि पूरे विश्व का जो अमेरिका के प्रति जो इकोनॉमिक बिहेवियर है उस पर पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर पर भी इसका असर पड़ सकता है। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये घाटे का सौदा साबित होगा। वो अमेरिका को ऐसा मुझे लगता है कंट्री नहीं, एज अ फर्म देख रहे हैं, एज अ कंपनी देख रहे हैं, यूएसए प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं विवेक जी, किसी भी कंपनी के सीईओ की जो भूमिका होती है, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ के तौर पर उनकी जो भूमिका थी और अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जो उनकी भूमिका है, उसमें बहुत ही बड़ा अंतर है। एक राष्ट्रपति जो एक राष्ट्र नेता होता है, स्टेट्समैन होता है, उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन के साथ कार्य करना चाहिए। अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने वैश्विक हितों को, यदि आपको अमेरिका जैसी नंबर 1 इकोनॉमी है, ग्लोबल सुपर पावर है, तो उस हिसाब से आपको व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं, भुगतना पड़ेगा। जी अश्विनी जी। देखिए, जैसे कि संजीव जी ने बताया, अमेरिका का ये जो कदम है ये अपने आप में उनके लिए ही नकारात्मक कदम है, क्योंकि जब आप टैरिफ बढ़ाते हैं तो अपने देश में, क्योंकि अगर वहाँ उत्पादन होना शुरू हो जाए और वो सस्ता उत्पादन कर ले तो ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अमेरिका में कोई इंडस्ट्री अभी काम नहीं करती है। यानी जो पूर्व में अमेरिका की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती थी, आज वो बहुत ही कम मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। ऐसे में जब आप टैरिफ बढ़ाते हैं तो उसका मकसद तो ये होना चाहिए कि अपने देश में उत्पादन बढ़े, लेकिन टैरिफ बढ़ाने से अगर वहाँ पर कीमतें बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन होती है, तो आम आदमी प्रभावित होता है। केवल कीमतें ही नहीं बढ़ती हैं, उसके साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण ईएमआई बढ़ती है, जनता पर जो आपके ब्याज का बोझ बढ़ता है। उस ब्याज के बोझ के कारण सब चीज़ें महंगी होनी शुरू होती हैं और डिफ़ॉल्ट होने शुरू होते हैं। वहाँ का बैंकिंग सिस्टम खराब होता है। यानी कुल मिलाकर के यह उनके लिए बहुत बड़े घाटे का सौदा है। और ये तो बात सच है। इसीलिए भारत तुरंत रिटेलिएट इसलिए नहीं कर रहा है कि उनको पहले अपनी समझ आने दीजिए कि वास्तव में उनके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उन पर कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। भारत पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जी। लेकिन ग्लोबल जो इकोनॉमिकल स्लो डाउन बताया जा रहा है, अमित जी आप देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में मार्केट में स्लो डाउन है। सोना जो है वो गिरकर 4-5 हज़ार रुपए की गिरावट सोने में देखी गई है।
इसके अलावा क्रूड ऑयल 4 साल के निम्न स्तर पर है। तो क्या इसे इकोनॉमिक आर्थिक मंदी कहें, इकोनॉमिक स्लोडाउन वर्ल्ड के लिए, या एक बड़ा चैलेंज की तरह से देखें? अजीत जी, ये बड़ा चैलेंज भी है और इस संभावना से भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि एक ये ग्लोबल जो है वो उसमें मंदी में अगर आर्थिक मंदी में अगर कन्वर्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है? आप देखो, कोई भी एसेट क्लास जो आज की तारीख में, वो सारे के सारे डाउन ट्रेंड में है। इक्विटी भी है, आप क्रिप्टो ले लो, आप कम्युनिटी ले लो, आप सारी जो जितनी भी एसेट क्लासेज हैं वो सारे के सारे आज की तारीख में डाउन ट्रेंड में है। और जो हमारे फेलो पैनलिस्ट हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे यूएस को ही सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यूएस में आज की तारीख में लेबर नहीं है, वहां पर मैन फोर्स है वो है नहीं वहां पे। वहां पर आप किस तरीके से आप टैरिफ लगा के आप ये सोचोगे कि अपनी इंटरनल जो वो है अपनी इंडस्ट्रीज उनको ग्रो करोगे? बट आपके यहाँ तो इंडस्ट्रीज है ही नहीं। आप तो चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो कोई भी बड़ा जो प्लेयर होता है, वो बाहरी सारा का सारा केवल वो टेक्नोलॉजी उनके पास है, बाकी जो सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बाहर है, वो यूनाइटेड स्टेट में है, वो वियतनाम में है, वो कंपेटिया में, हर जगह सब जगह पे है। तो प्रॉब्लम तो वही होने वाली है। और शायद उनका बिल्कुल सही सजेशन है कि हम लोग इसमें उसको रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को भी कुछ दिनों में खुद ही आभास होने वाला है कि जो उन्होंने कदम उठाया है ये उनकी तरफ से बहुत ही गलत कदम है और उसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री कोई प्रॉस्पेरस नहीं होने वाली है। रादर वहां पर इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। बट हम इन संभावनाओं से रूल आउट नहीं कर सकते कि कल को ये आर्थिक मंदी में भी क्रिएट हो जाए, क्योंकि ये ग्लोबली सारे देशों पर इसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। जी संजीव जी, क्या दुनिया बड़ी आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है इस रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद? देखिए, जैसा कि अश्विनी जी ने बहुत ही इंसाइटफुली बताया कि चाहे वो भारत हो और चाहे वो विश्व के अनेक जिम्मेदार राष्ट्र हो, सभी अभी थोड़ा वेट और वॉच की स्थिति में रहेंगे। और ये हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन लाते हैं या नहीं लाते हैं। यदि वो इसी तरीके की एग्रेसिव पॉलिसी पर आगे भी बढ़े, जो कि एक मेरे विचार से बहुत ही ज्यादा एक अनवाइज स्टेप होगा और अनवाइज उनका कंटिन्यूएशन होगा, तो ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी जो है रिसेशन में जा सकती है। ऐसी संभावनाओं से रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात उसमें मैं और भी ऐड करना चाहता हूं, जो अश्विनी जी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेन ट्रेल में थे, जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी जनता के साथ जो सबसे बड़ा और पहला वायदा ये किया था कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है उसको एड्रेस करेंगे, वहां पे इन्फ्लेशन की क्राइसिस को एड्रेस करेंगे, अमेरिका की जनता जो बड़े टैक्सेस की जो बाहर से जूझ रही है उसको वो एड्रेस करेंगे। लेकिन जिस तरीके की नीतियां उन्होंने अभी एग्रेसिव पॉलिसी अपना करके पूरे विश्व से एक कन्फ्रंटेशन मोल लेने का कार्य किया है, ऐसे में तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को एड्रेस करना दूर, उसको और अधिक बढ़ाने का ही वो कार्य कर रहे हैं। और अमेरिका के अंदर की जो घरेलू वहां की इकोनॉमी है उससे ज्यादा हिट होने जा रही है, और जो कि उनके न तो उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस को दूर करेगा और न तो अमेरिका का जो उनका विजन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें कहीं से भी वो सहायक होने जा रहा है। रादर अमेरिका जो है खराब स्थिति में पहुंचेगा। भारत और अमेरिका के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत को, जो कि दोनों देशों ने इस बात को तय किया है कि 2030 की भी एक रिपोर्ट आई है, बीटीए कंप्लीट हो जाएगा इस साल तक, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, उसका असर होगा क्या? देखिए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अभी नेगोशिएट हो रहा है, लेकिन इस तरीके की जो एग्रेसिव अगर वो रुख के साथ इस तरह का नेगोशिएशंस करेंगे तो उन नेगोशिएशंस में भी बाधाएं आएंगी। और भारत और अमेरिका ने तो बहुत पहले से इस बात को जो है संकल्प कर रखा है कि 2030 तक हम अपना जो बायलैटरल ट्रेड है वो $500 बिलियन तक ले जाएंगे। लेकिन अब इस तरीके के जो आप ऑब्स्टिकल्स पैदा कर रहे हैं, रोड ब्लॉक्स पैदा कर रहे हैं, तो और ऐसे में अनेक कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे में 2030 तक तो ये $500 बिलियन का लक्ष्य हासिल कभी भी नहीं हो सकता। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को समझना होगा कि यदि उन्हें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन को हासिल करना है, यदि उन्हें भारत और अमेरिका के संबंधों को और गहरा और प्रगाढ़ बनाना है, चाइना के चैलेंज को डील करना है, तो उन्हें अपने एलाइड और पार्टनर्स के साथ सहयोगात्मक रुख अख्तियार करना होगा। और इस तरीके की एग्रेसिव पॉलिसी अपना करके, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, सभी के साथ अक्रॉस द जो लाइन उन्होंने जिस तरीके का ट्रीटमेंट किया है, वो अमेरिका के अपनी जो क्रेडिबिलिटी को, चाहे वो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी हो, सभी के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। ठीक है, मैं इस पर अश्विनी जी का एक रिएक्शन चाहूंगा जल्दी से कि भारत को इस वक्त क्या करना चाहिए।
भारत जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है इस समय। हमने अब इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जिन एरियाज में जहां पर अमेरिकन मार्केट में दूसरे दूसरे जो हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं बाहर होते हैं, उनकी उनकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं, वहां पर वो जो हमें स्थान मिलेगा उसके लिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, जी, तो लेकिन केमिकल इंडस्ट्री में उन हमें। व्यापारियों की भी तो चिंता रहेगी सर, जी। जो एक्सपोर्ट करते हैं, जिनके एक्सपोर्ट पे हाँ। इम्पैक्ट आने वाला है हाँ। 26% का। नहीं नहीं, 26% का इम्पैक्ट इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि बाकियों पर 34% का, 47% का उस प्रकार का इम्पैक्ट है। तो जो स्थान हमें मिलेगा, खाली मिलेगा, जैसे हमें टेक्सटाइल में, गारमेंट्स के अंदर जो हमारे हमारे लोगों को, उसके लिए हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम निर्माण करें। पिछले 5 सालों में हमने काफ़ी किया है, चाहे वो एपीआईज हैं, चाहे वो फार्मा सेक्टर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, टेलीकॉम है, या या डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं। हमने हर क्षेत्र में ज़्यादा कैपेसिटी का निर्माण किया है। इस नाते से अभी हमें और ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। सरकार को पूरी नज़र रखनी पड़ेगी, जहाँ जहाँ कुछ कमियां हैं, जहाँ कुछ रुकावटें आती हैं, उनको दूर किया जाए, ताकि अपने देश के जो लोग हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। और जो हम आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य लेकर के चले हैं कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उसमें हम, क्योंकि बाकी भी हमारे मुल्क हैं हमारे साथ आ रहे हैं, यूरोप हमारे साथ आ रहा है, बाकी मुल्क हमारे साथ आ रहे हैं, उसका भी हम लाभ उठाएं। जो बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है उसमें से हम बहुत आगे बढ़ने के रास्ते खोज सकते हैं। यही मैं सिल्वर लाइन की बात कर रहा हूँ कि इसको हमें ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।